नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम अधिगम के सोपान और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे और इनके अलावा और भी चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन आप साइकोलॉजी अगर आपके अच्छे से क्लियर हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है और बच्चों से आप काफ़ी आगे निकल जाते हो। एक साइकोलॉजी और एक शिक्षण विधियाँ, दो टॉपिक ऐसे हैं, अगर ये हर बच्चे की क्लियर नहीं होती है, अगर जिस बच्चे की क्लियर होती है तो वो सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो मैं क्लासें दे रही हूँ वो आपको कंटिन्यू देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करनी है ताकि सभी बच्चों का हित हो। इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे हैं और मैं जो दे रही हूँ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से दे रही हूँ। हम इसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हम इसमें जो थ्योरी वाले चैप्टर है ना, तो वो थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासें देंगे बाद में, लास्ट में, है ना। तो आपको इसको रेगुलर देखना है, ये नहीं है कि एक दिन देख रहा हूँ दूसरे दिन नहीं देख रहा हूँ। ये एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ये क्लास मिलती है ना। तो आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब देखो, हम अधिगम वाला टॉपिक हमारे चल रहा है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम अधिगम के सिद्धांत भी पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक का, पावलोव का, वर्दीमर का, मतलब कि स्किनर का, कई सिद्धांत हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं। अब हम अधिगम के सोपान पढ़ेंगे। अब सोपान कौन कौन से हैं, आपको मैं केवल जो पॉइंट बता रही हूँ उनको ध्यानपूर्वक समझना कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो देखो, सोपान में है अभिप्रेरणा, यानी किसी व्यक्ति से अभिप्रेरित होता है। ये जैसे मैंने बीएड की या एमएड की, तो मैं किसी से प्रेरित होकर ही तो एमएड बीएड करी हूँ, या फिर मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये दे रही हूँ या उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या आपने सोचा होगा तो आप किसी से प्रेरित होकर ही तो आप ये काम करे होंगे। तो एक व्यक्ति का क्या करता है, एक व्यक्ति प्रेरित होता है, फिर व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, फिर आप विभिन्न अनुक्रियाएं करोगे। जैसे आप बीएड करना चाहते हो, है ना, टीचर बनना चाहते हो, तो आप बीए करने के बाद में बीएड करोगे या बीएसटीसी करोगे या फिर एमए करके एमएड करोगे, कुछ भी करोगे, है ना, यानी विभिन्न अनुक्रियाएं करोगे, ठीक है। लेकिन विभिन्न अनुक्रियाएं करोगे तो फिर क्या आएगी, आपके सामने बाधाएं आएगी। अब जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सामने कई बाधाएं आएगी, यानी फर्स्ट चांस में आप सिलेक्टेड नहीं हुए, है ना, ये बाधा आपके सामने, या फिर आपका सिलेबस अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, ये बाधा आपके सामने, या फिर आप कोचिंग नहीं कर पाए, आपके सामने ये बाधा खड़ी हो गई। तो आपके सामने कई बाधाएं आएगी तो फिर आप असफल हो गए। मान लो आपके सामने कई प्रकार की बाधाएं आई, तो आप फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं ले पाए और आप असफल हो गए, तो फिर आप क्या करोगे, सही अनुक्रियाएं, यानी आप सही क्रियाएं करोगे, यानी फिर आप कोचिंग करोगे, आप अपने सिलेबस को सही समय पर पूरा करोगे, है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे, हर चीज़ आप सही करोगे, है ना। तो फिर पुनर्बलन, आपको क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, यानी आपको एक हौसला मिलेगा, है ना, कि हाँ मेरे को 80% सफलता मिल गई, यानी मैं थोड़ा सा दूर रह गया, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, है ना। पुनर्बलन मिलेगा तो फिर आप में एक संगठन शक्ति पैदा होगी। संगठन शक्ति पैदा होगी तो आप और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो फिर क्या करोगे, आप अपना एक उद्देश्य निर्धारित कर लोगे, यानी आप सिलेक्टेड हो जाते हो और आप मतलब कि अपने आप में एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि मैंने मेरा उद्देश्य हासिल कर लिया है। तो ये क्या है, अधिगम के सोपान। तो सोपान अभिप्रेरणा, व्यक्ति, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, सही अनुक्रिया, पुनर्बलन, संगठन और उद्देश्य। आप इसको ऐसे याद नहीं करना, आपको याद करना है ऐसे, मतलब कि अपने ऊपर लेके आप इसको याद करोगे तो ये जल्दी आपको याद हो जाएगा और जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम की विषय सामग्री का स्वरूप।
देखो, आप किसी चीज़ को अधिगम यानी सीखना, आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, विषय सामग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपके पास इसका मैटर, ये बात है कि आपकी विषय सामग्री यानी क्या क्या मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिलेबस, सबसे पहले आप सिलेबस निकलवाओगे, फिर कौन कौन सी बुक आपको चाहिए वो आप इकट्ठी करोगे, कौन कौन से और कोई सामग्री चाहिए वो आप इकट्ठी करोगे। तो विषय सामग्री आप सबसे पहले उसका जुगाड़ करोगे। फिर है बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले क्या है, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर अगर होगा तो ही आप कोई काम कर पाओगे। अगर आप बीमारी का शरीर है तो आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो। फिर है सीखने की इच्छा। अब आप में, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं आपको अधिगम पढ़ा रही हूँ और आपकी इच्छा है कि हाँ मैं अधिगम पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं अधिगम वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करूंगी, इसको सीखूंगी, इसको याद करूंगी। आप में सक्रिय हो, आप इस अधिगम को लेकर एक्टिव हो, तो आप इसमें बिल्कुल इसको सीख सकते हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आप इसको नहीं सीख सकते हो, है ना। फिर है अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा बहुत अहम रोल निभाती है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मैं कोई काम करूं कि मुझे टीचर बनना है, तो आप किसी से अभिप्रेरित होकर ही तो आपने बीएड की होगी। अब ये तो है नहीं कि आपके अकेले ही मन में ये आ गया कि हाँ मुझे बीएड करनी है या फिर एमए करनी है या बीएसटीसी करनी है। ये आपको किसी ना किसी से तो प्रेरणा जरूर मिली होगी, है ना। तो प्रेरणा इसका अहम बिंदु है। फिर है विद्यालय का वातावरण, यानी विद्यालय का वातावरण अगर शांत होगा, स्वच्छ होगा, वहाँ के टीचर्स अच्छे होंगे, पढ़ाई का माहौल मिलता होगा, तो आप जल्दी सीखोगे, अधिगम जल्दी करोगे। अगर विद्यालय का वातावरण खराब है तो आप फिर वहाँ पे अधिगम नहीं कर सकते हो। सीखने का समय व थकान। अब सीखने का भी समय होता है। अब ये नहीं है कि आप सीखने का मतलब कि बिल्कुल जैसे दोपहर का समय है और आप जाके पहली बार पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। या फिर आप जैसे किसी काम को 20 वर्ष की उम्र में करने का काम था, आप उसको जाके 40 की उम्र में कर रहे हो, तो उस सीखने का एक समय होता है। सीखने का समय और थकान, अगर आप में थकान हो तो आप उस काम को नहीं सीख सकते हैं। मतलब कि हर काम के लिए एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं इसकी डिटेल तो इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको इतना सा बेसिक नॉलेज तो है, क्योंकि आपने बीएसटीसी की होगी या बीएड की होगी तो वहाँ साइकोलॉजी चलती है, तो वहाँ आपने कुछ सीखा तो है। ये तो है नहीं कि आप जाके पैसे दे के बीएड करके पास हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा किसी के साथ, है ना। क्योंकि वहाँ साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है अपने को और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अध्यापक की योग्यता व व्यक्तित्व। इसमें अधिगम को प्रभावित करने में अध्यापक की योग्यता और व्यक्तित्व, यानी अध्यापक योग्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं जैसे मैं किसी आपको अधिगम बता रही हूँ और मुझे खुद को ही पता नहीं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक क्या है, सोपान क्या है, मुझे इसका कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्या आपको कुछ बता पाऊँगी? बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी, है ना। फिर है रुचि। अगर आपको किसी कार्य को करने के प्रति रुचि है, सीखने के प्रति रुचि है, तो आप उस काम को जल्दी सीखोगे, है ना। और अगर आप उस काम को किसी के थोपने से करते हो तो उस काम को आप बिल्कुल नहीं सीख सकते हो। अगर आप सीख भी लोगे तो वो आपका स्थायी नहीं होगा। बुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि कई बालक मंद बुद्धि होते हैं, कई पिछड़े होते हैं, कई प्रतिभाशाली होते हैं तो कई सामान्य होते हैं, है ना। तो प्रतिभाशाली बालक इस काम को जल्दी करेंगे, सामान्य बुद्धि थोड़े धीरे करेंगे, मंद बुद्धि और भी करेंगे, पिछड़े बालक को बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो ये बुद्धि भी एक अहम रोल निभाती है। आयु का भी इसमें बहुत वो है, क्योंकि जैसे आयु मतलब कि आपकी ठीक ठाक
है ना। आप जैसे बीएड कर ली, अब आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एज कम से कम 22, 23, 24 है, तो सही है। लेकिन अगर फर्स्ट चांस में आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको तैयारी करते हुए 10-10, 20-20 साल हो गए, तो उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं यार मेरा पिछली बार भी नहीं हुआ, 20 वर्षों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो आयु भी एक अहम रोल निभाती है। अभ्यास, आप जिस कार्य को जितनी बार करोगे वह कार्य उतना ही स्थायी होता है, क्योंकि पढ़ने में, सीखने में, अधिगम करने में अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि आप जिस कार्य को बार बार करोगे तो वो चीज़ आपके स्थायी हो जाएगी, है ना। फिर है परिपक्वता। तो परिपक्वता का भी एक बहुत अहम रोल है। कैसे? क्योंकि बालक, एक तो जैसे मैं 3 साल के बालक को जाके पढ़ने बैठा दूंगी स्कूल में, तो वो उतना अधिगम नहीं कर पाएगा। और एक मैं 6 साल के बच्चे को जाके स्कूल में बिठाऊंगी, बेटा तेरे को ये करना है, ये सीखना है, तो वो थोड़ा जल्दी सीखेगा, क्योंकि वह उस एज में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको कवर कर सकता है। वह उसकी परिपक्व हो गया है उस काम को करने के लिए। सीखने की विधि, सीखने का एक तरीका होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब जैसे मैं अधिगम आपको बता रही हूँ और मैं अधिगम आपको डायरेक्टली जाके मैं अधिगम सिद्धांत पढ़ाने लग जाऊँ, है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको अधिगम की ना तो अर्थ बताऊँ, ना परिभाषा बताऊँ, ना प्रभावित करने वाले कारक बताऊँ, ना इसकी विशेषता बताऊँ। मैं डायरेक्टली जाके अधिगम टॉपिक लगा के अधिगम का सिद्धांत लो, पावलोव का सिद्धांत पकड़ो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पकड़ो, तो आपकी ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपको 0 लेवल से, बेसिक से जो तरीका है उस तरीके से पढ़ाऊंगी तो ही आप समझ पाओगे, वरना मैं आपको बीच में से पढ़ाऊंगी या फिर पीछे से पढ़ाऊंगी तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सीखने की विधि भी एक अहम रोल निभाती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अधिगम के प्रकार, यानी अधिगम 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसमें है ज्ञानात्मक 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक और साहचर्यात्मक। ये 3 प्रकार का होता है। और ये भावात्मक और ये क्रियात्मक। तो ये इसके 3 प्रकार है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, है ना। तो इसमें ज्ञान को देखकर, सुनकर और स्पर्श करके हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। और इसमें बच्चों की कोमल भावनाओं से होती है और इसमें किसी काम विशेष में निपुणता प्राप्त की जाती है। ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको बेसिक याद रखना है कि अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और ज्ञानात्मक 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यय और साहचर्य। बस ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।